नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और डिग्री क्लासेस पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 100 प्लस बायोलॉजी के 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारे यूपी कैडेट प्लस क्लास 12 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई लिंग सहलंग रोग स्त्री से स्त्री में जाता है तो यह लिंग सहलंगता का होती है। अगर मतलब कोई रोग है जो सिर्फ माता से माता में जा रहा है, या फिर जो कोई रोग है जो पुत्री से पुत्री में फिर उसकी पुत्री में जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमारा पहला ऑप्शन है डायोजेनिक, ऑप्शन नंबर बी डायोसेंट्रिक, ऑप्शन सी हाइलोजेनिक और ऑप्शन डी हाइलेंड्रिक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हाइलोजेनिक। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक हैं, मतलब अनुवांशिकी के जनक। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी खुराना। तो आप लोगों को सब पता होगा कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो गई मेंडल। और दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण 95% विश्वास से बताया जा सकता है। तो मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चे जो घर में बच्चे रहते हैं उसका निर्धारण कैसे बताया जा सकता है कि 95% की यही है? तो ये पहला ऑप्शन है बारकाय, दूसरा बच्चे की परीक्षण, बच्चे की परिमाप, स्त्री के रुधिर में हार्मोन्स की मात्रा और गर्भाशय का प्रसार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बारकाय, जो कि बारकाय वैज्ञानिक है जो इनके नाम पर पड़ा है बारकाय। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन है चौथा, टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। जो हमारे टर्नर सिंड्रोम होते हैं इसमें 44 होते हैं और प्लस एक एक्स आकर जुड़ जाते हैं जो 45 हो जाते हैं। तो जिससे मादा नपुंसक पैदा हो, मतलब जो मादा नपुंसक हो जाते हैं, जिसमें जो हमारे मादा के अंडाशय होते हैं वो अविकसित होते हैं। तो इसके लिए कारक कोई नहीं होता है, सिर्फ एक्स होता है। तो हमारे यहाँ पर एक्स नहीं है, तो हमारे एक्स हो तो एक्स को है, तो हमारे सही जवाब एक्स हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये तो सबको पता होगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग सहलंग की विचारधारा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जो लिंग सहलंग है इसकी विचारधारा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी नाइट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 7, मानव कोशिका में कितने जोड़े लिंग अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? ध्यान से देखिए, कितनी जोड़ी अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कितनी जोड़ी अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 46। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 22, क्योंकि जोड़ी पूछा है ना, कितनी जोड़ी आलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा जवाब हो जाएगा 22। अगर सिर्फ कितने जो अगर यहाँ पर जोड़ी ना पूछा होता, सिर्फ ये पूछा होता कि मानव कोशिका में कितने आलिंग गुणसूत्र पाए जाते तो 44 हो जाता। हमारा 8वां क्वेश्चन है मंगोलियाई मोर किस गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाने से पैदा होते हैं? जो मंगोलियाई मोर के किस गुणसूत्र से बढ़ जाने से पैदा होते हैं? तो 21वें गुणसूत्र पे पैदा होता है। तो ऑप्शन है हमारा 46, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 21। तो हमारा 21वां राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी वेटसन, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी नाइट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेटसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है। जो हमारे एक्स गुणसूत्र है उसमें पाई जाने वाली जीन क्या कहलाती है? तो हाइलेंड्रिक कहलाती है, हाइलेंड्रिक। और एक होता है हाइपर ट्राइकोसिस। इसके जीन कहाँ पाए जाते हैं? कि लिंग सहलंग बीमारी है, इसके जीन कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट में। ये जो हाइपर ट्राइकोसिस होता है इसके जीन कहाँ पाए जाते हैं? यह एक लिंग सहलंग बीमारी है। ये बात आगे चलिए देखते हैं। एक पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो एक पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 22 प्लस 22 होती है, 22 जोड़े होते हैं प्लस XY। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर होते हैं 22 जोड़े प्लस XY होते हैं। अगर हमारा मादा में पूछता तो 22 प्लस XX हो जाता, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाता बी सही। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ देखिए क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होती है इसमें पहले 44 गुणसूत्र रहते हैं, फिर XX प्लस Y आकर जुड़ जाता है जो हो जाता है 47, जो कि हमारा जो नर नपुंसक पैदा होता है, नर नपुंसक पैदा होता है। इसमें ना स्तन विकसित होते हैं और इसकी जो है नर वृषण
अविकसित रहते हैं। जो क्लीनेफेल्टर होता है, जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है होता है, इसमें क्या होता है, जैसे समान पर होते हैं, जैसे स्त्री जिसमें पुरुष के सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं, जो हमारे स्त्री होती है उसमें सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं पुरुष के, या फिर ऑप्शन सी जिसमें स्त्री के सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं, या फिर हमारा ऑप्शन डी हिजड़ा जिसमें स्त्री के सेकेंडरी लक्षण होते हैं। तो जो क्लीनेफेल्टर है इसमें पुरुष में स्त्री के सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं, जिसमें मतलब स्तन आ जाते हैं, मतलब स्तन होते हैं और ये नपुंसक होते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलंग लक्षण है। जो हमारा लिंग सहलंग लक्षण हो जाएगा तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग सहलंग लक्षण है। अनुवांशिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो अनुवांशिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम मेंडल ने प्रयोग किया था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बी मेंडल। हीमोफीलिया में होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, लाल रुधिर चिपक जाते हैं, हीमोसिस हो जाता है, हीमोफिलेसिस हो जाता है, या फिर धक्का नहीं बनता है, रक्त का धक्का नहीं बनता है, या फिर श्वेत रुधिर अधिक हो जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कि रक्त का धक्का नहीं बनता है। और इसके लिए अगर बात करें तो इसमें विटामिन के मतलब होता है, ये मतलब कोई कट पीट गया है तो वहाँ पर रक्त नहीं बहता, विटामिन सी हो गया, आफिन हो गया, पिरेपरीन हो गया, जो हमारे रुधिर वाहिनियों में धक्का नहीं बनने देता है। हिपेरिन जो हमारे रुधिर वाहिनियों में है और रक्त का धक्का नहीं बनने देता है। और आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जो हमारे आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन डी सटन और बारबेरी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सटन और बारबेरी। हमारा क्वेश्चन 19, आरबीसी की कोशिका कला में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, हमारे जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं, इसकी कोशिका कला में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो जो हमारी इसकी कोशिका कला होती है, जैसे मतलब देख लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रतिजन, एंटीजेंस और फिर एंटीबॉडीज, या डी ए व बी दोनों। तो हमारे जो कोशिका कला में उपस्थित प्रोटीन होते हैं इसे प्रतिजन और एंटीजेंस दोनों कहते हैं। और जो हमारे प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित रहते हैं उसे प्रतिरक्षी और एंटीबॉडीज कहते हैं। तो हमारा अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एंटीजेंस और प्रतिजन दोनों होता है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो रुधिर प्लाज्मा में होता है उसे प्रतिरक्षी और एंटीबॉडीज कहते हैं, और जो एंटीजेंस और प्लस प्रतिजेंस होता है ये होता है आरबीसी में। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए, इसका भी डी। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थियों के अध्ययन से संबंध रखती है, क्या मतलब कहलाती है। जो जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थियों के अध्ययन से संबंध रखती है, क्या कहलाती है। तो आनुवंशिकी विज्ञान, या फिर वर्गीकरण विज्ञान, या अस्थि विज्ञान, या शरीर विज्ञान। तो हमारा मतलब जो अस्थि हैं, तो नाम नहीं पता चल रहा कि अस्थि विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा अस्थि विज्ञान। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 22, तो प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए शरीर क्रिया, ऑप्शन बी परिस्थितिकी, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, और फिर ऑप्शन डी वर्गीकरण विज्ञान। तो मतलब शॉर्ट में लिखते हैं वर्गीकरण विज्ञान। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्गीकरण, क्योंकि इसमें प्राणियों वह शाखा है जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती हैं, ये टेक्सोनॉमी। तो निम्नलिखित में कौन सा एक जीवधारी निर्जीव व सजीव दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वायरस, बी डायस्टम, सी जीवाणु, डी लाइकिन। तो जो सजीव प्लस निर्जीव, यानी ऐसा बोल सकते हैं सजीव प्लस निर्जीव, जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोल सकते हैं, जिसे हम वायरस को कहते हैं। अगर हम बोले पादप और जंतु के बीच की कड़ी, पादप प्लस जंतु के बीच की कड़ी की बात करें तो हमारा हो जाएगा युगलीना। फिर आगे चलिए, हमारा क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है।
मतलब कौन सा ऐसा, जैसे ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी तंत्रिका, सी हार्मोन्स, डी प्लाज्मा झिल्ली। तो कौन सा है ना जो सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जंतु में सिर्फ पाया जाता है। और जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार कौन क्या है, ए कोशिका, बी नाभिक, सी डीएनए, डी प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो अगर बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो इसका मतलब एक थे प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म, जैसे प्रोटो पुरकिंजे, तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। और बात की किसने खोज किया था, तो डुजार्जिन ने इसकी खोज की थी। और इसको, और अगर बात करें तो मतलब जीव द्रव, मतलब इसका जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, तो हॉफले ने कहा था। जो जीवन का भौतिक आधार है इसे हॉफले ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव को जीव विज्ञान का भौतिक आधार किसने कहा था। तो अभी हमने बात किया कि जीव द्रव को भौतिक आधार हॉफले ने कहा था, प्रोफेसर हॉफले ने। बात करें आगे हम, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सटन, बर्सन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्सन एवं क्रिक ने। तो संदेशवाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है, तो जो हमारा संदेशवाहक आरएनए होता है वह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। तो इसी डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचनाएं निम्न में से किस में संग्रहित रहती हैं, तो जो हमारे डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचनाएं होती है किस में संग्रहित रहती हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के क्रम में, हेलिक्स के टर्निंग पैटर्न में, या फिर हो जाएगा क्षारों के जोड़ों में, या मौजूद क्षार के अनुपात में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंग में, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड के क्रम में रहती हैं, जो हमारे डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं। तो हम बात करते हैं अमीबा है, तो अमीबा एक प्रोटिस्टा है, कि अमीबा एक प्रोटिस्टा है, एक प्रोकैरियोटिक है, एक पादप है, एक विषाणु है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमीबा एक प्रोटिस्टा है। हम अगर आगे बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है 31। तो अमीबा में प्रचलन अंग है, जो अमीबा है इसका प्रचलन अंग क्या है, तो जो सीलिया है, तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग हो जाता है, कूटपाथ हमारा हो जाता है अमीबा का, और फ्लैजिला यूग्लिना का हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूटपाथ। इसे सीडोपोडिया भी कहते हैं। अमीबा में पोषण होता है, ऑप्शन नंबर ए हाइलोजोइक, ऑप्शन नंबर बी हाइलोफाइटिक, ऑप्शन नंबर सी सेप्रोजोइक, ऑप्शन नंबर डी कॉप्रोजोइक। तो हमारा हो जाएगा जो हाइलोजोइक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइलोजोइक। हमारा है 33वां क्वेश्चन, पैरामीशियम के प्रचलन अंग है। तो अभी मैंने बात की, जो पैरामीशियम होता है सीलिया द्वारा होता है, और फ्लैजिला यूग्लिना में होता है, और जो कीचो होता है उसमें सीटे द्वारा होता है, कीचो में सीटे द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीलिया। अगर बात करें 34वां क्वेश्चन है हमारा, गुच्छीय गुच्छ किस में मिलते हैं, तो अमीबा में, पैरामीशियम में, दोनों में कोई नहीं। तो जो पूछे गुच्छ होते हैं वो दोनों में मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अमीबा तथा पैरामीशियम में किस कोशिकांग द्वारा परासरण नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन है केंद्रक द्वारा, ऑप्शन बी शरीर की सतह द्वारा, ऑप्शन सी संकोचनशील रिक्तिका द्वारा, ऑप्शन डी स्यूडोपोडियम द्वारा। तो हमारा जो अमीबा पैरामीशियम में संकुचन कोशिका जो होता है ना कि परासरण नियमन होता है, वो हमारा संकुचनशील रिक्तिका द्वारा होता है। अगर बात करें कि अमीबा में जो संकुचनशील रिक्तिका है इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 1 होती है। अगर पैरामीशियम में बात करें तो इसकी संख्या 2 होती है संकोचनशील रिक्तिका। अगर अमीबा में बहुविभाजन किन परिस्थितियों में होता है, तो जो अमीबा में बहुविभाजन होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अगर बात करें पैरामीशियम में अमीबा में बहुविभाजन किन परिस्थितियों में होता है, तो यह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अगर बात करें कि पैरामीशियम में किस बहुविभाजन किन परिस्थितियों में होता है, तो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थिति में तब होगा। आगे देखिए, गोल क्रीम किस संघ का जंतु है, या गोल क्रीम या फिर स्कैरीज, ये सब स्कैरी हेलमिन्थीज के होते हैं। जैसे स्कैरी हेलमिन्थीज कहें या फिर निमेटोड कहें तो एक ही संघ होता है। जैसे पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेंटी हेलमिन्थीज में जो आ जाएंगे 3 जो आ जाएंगे प्लेंटी हेलमिन्थीज में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी है, जो परजीवी होते हैं, तो कौन सा है। जैसे कि केचुआ तो होगा नहीं,
तिलचट्टा ये तो मतलब आर्थ्रोपोडा संघ का है, तो ये भी नहीं होगा। स्कैरिस, हाँ हमारा स्कैरिस जो है एक परजीवी है जो कि इसको पेट का कीचुआ भी कहते हैं। स्कैरिस को पेट का कीचुआ भी कहते हैं, जो कि हमारे यूपी कैटेगरी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्कैरिस को पेट को कीचुआ भी कहते हैं। और मेढक तो होगा नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कैरिस। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 38, बगीचे की मिट्टी में नंगे पैर चलने से किस परजीवी का संक्रमण हो सकता है? तो अगर बगीचे में नंगे पैर चल रहे हैं तो किसका संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हुक्कीरीम, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी स्कैरिस, ऑप्शन डी दोनों, ए व सी दोनों। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए व सी दोनों। हमारा क्वेश्चन है 39, केचुए होते हैं मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कीटहारी होते हैं? तो हमारा जो केचुआ होते हैं सर्वाहारी होते हैं। ये मतलब सब चीज़ मतलब खाते रहते हैं, मिट्टी भी खाते हैं और वो भी खाते हैं, तो ये होते हैं सर्वाहारी होते हैं। अगर पूछे मतलब किस संघ का है तो ये ऑलिगोकीटा संघ के आते हैं। और केचुए में समानता खंडों की संख्या कितनी होती है? तो जो केचुए में समानता खंडों की संख्या होती है वो 100 से 120 होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा हो तो आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है 41वां, तो केचुए किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने खुद बताया कि केचुए एक ऑलिगोकीटा के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 14, 15 तथा 16वें खंड में, 16, 17 और 18वें खंडों में, 21वें, 22वें, 23वें खंड में। ऑप्शन हो जाएगा 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9वें खंड में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14वें, 15वें, 16वें खंड में। तो ये बताइए निफ्रेडिया का जंगल किसे कहते हैं? जो निफ्रेडिया है, निफ्रेडिया का जंगल किसे कहते हैं? जो निफ्रेडिया का जंगल किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। केचुए में प्रचलन अंग को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आगे बात किया कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला यूग्लिना में होता है और स्यूडोपोडियम अमीबा में होता है। इसमें ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीटी। जो सीटी द्वारा होता है केचुए में प्रचलन होता है। बात करें 44, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जितने भी हमारे कीट होते हैं उसमें रक्त खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उसमें। तो जिससे हो जाए केचुआ, नहीं केचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। हाइड्रा में नहीं होगा, मेढक में नहीं होगा, हो जाएगा हमारा कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो हमारे इसमें हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉकरोच के हीमोलिम्फ में श्वसन वर्णक होता है, जैसे हो गया हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और उसका पिन्नाग्लोबिन, एक पिन्नाग्लोबिन होता है ना। उसके बाद होगा ऑप्शन डी अनुपस्थित। क्या हमारे जो कॉकरोच के हीमोलिम्फ होते हैं, जो हमारे कॉकरोच के में हीमोलिम्फ श्वसन वर्णक होते हैं उसमें होता है, क्या होता है? तो मतलब इससे अनुपस्थित होते हैं। तो बात की श्रम विभाजन देखने को मिलता है, तो श्रम विभाजन जैसे देखने को मिलता है जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, केचुए में या मधुमक्खी में। तो जो हमारा श्रम विभाजन है या तो मधुमक्खी, एक तो मधुमक्खी में देखने को मिलता है और एक दीमक में। इसका मतलब जंतु वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिकस और इसका होता है ओडोंटोडर्मिस। और अगर बात करें हम मतलब श्रम विभाजन, जैसे कि इसमें इसको सामाजिक कीट भी कहते हैं। इसमें मतलब रानी भी होती है, राजा भी होते हैं और श्रमिक भी होते हैं। और इसमें भी इसमें भी रानी, राजा, श्रमिक, मतलब इसमें जो श्रमिक विभाजन होता है इसमें रानी, राजा, श्रमिक मतलब सब 4 लोग होते हैं। और बात करें आगे हम रॉयल जेली का स्राव किससे होता है? तो रॉयल जेली होता है किस होता है? जैसे रेशम कीट में होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मधुमक्खी में, ऑप्शन सी केचुए में, ऑप्शन डी लाख कीट में। तो हमारा रॉयल जेली का स्राव किससे होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुए, मधुमक्खी में। तो आर्थ्रोपोडा जंतु में श्वसन अंग है, तो अभी मैंने मतलब बताया नहीं, लेकिन आर्थ्रोपोडा में जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया द्वारा होता है। और फिर फेफड़े ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा आगे हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेकिया, हमारा राइट जवाब हो जाएगा ट्रेकिया। तिलचट्टे के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? जो तिलचट्टे का हृदय होता है उसमें कितने कच्छ होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो हमारा राइट जवाब हो जाएगा 13। जो कॉकरोच का हृदय होता है उसमें 13 कच्छ होते हैं। हमारा क्वेश्चन है 50, तो जो हीमोलिम्फ किस प्राणी में पाया जाता है? तभी हमने देखा कि हीमोलिम्फ, कॉकरोच के हीमोलिम्फ में, तो मतलब ये देख लीजिए किसका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच। मेढक, केचुआ, मनुष्य नहीं होगा।
तो अब कॉकरोच के नेत्र में कितने नेत्रांश पाए जाते हैं? नेत्रांश को ओमेटिडियम भी कहते हैं। जो नेत्रांश होते हैं उसको ओमेटिडियम भी कहते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो एक कॉकरोच होता है मतलब कीट में पाया जाता है, इसमें 2000 होते हैं, 2000 नेत्रांश पाए जाते हैं। और टार्सम रेशम कीट का जन्म वैज्ञानिक नाम है, जो टार्सम रेशम कीट होता है इसका जन्म वैज्ञानिक नाम एंथेरिया फैबियोआ होता है, जो एंथेरिया फैबियोआ होता है। और टिड्डा का तो सिस्टोर सरका होता है और ग्रीगेरिया होता है, सिस्टोर सका ग्रीगेरिया होता है टिड्डा का। और बात की दीमक का, तो दीमक का मैंने बताया कि ओडेंटोडर्मिस होता है दीमक का जन्म वैज्ञानिक नाम। आगे देखिए, हमारा आगे हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन डी गौरैया, ऑप्शन डी तोता। और ये जो इसका है मोर का, ये हमारे कैटेट में 2025 में पूछा गया था कि इसका जन्म वैज्ञानिक नाम मोर का। तो जिसको पता था उसने पाव किस्टक लगा कर आए होंगे। तो जो मोर को तो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है इंडिया में, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारस। और इसकी जन्म वैज्ञानिक नाम की बात करें ना, तो इसका जन्म वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एंटिगोनी होता है, एंटिगोनी होता है। और जो गौरैया का होता है उसका होता है पासर डोमेस्टिकस होता है गौरैया का, एक गौरैया का होता है। अगर हम बात करें तो तोता का, जो तोता होता है ये होता है सिस्टा सिफोर्मीज, ये होता है तोता का सिस्टा सिफोर्मीज। हम बात करें कि पश्चिमी श्वसन अंग होता है, तो पश्चिमी श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ऑप्शन निमान सही हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 53 की, अपमार्जक का उदाहरण है। अपमार्जक का उदाहरण हो जाएगा तो गिद्ध, ऑप्शन ए गिद्ध, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन डी चील, या डी इनमें से सभी। तो हमारे तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, गिद्ध कौवा चील, तीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ओमेटिडियम डॉट की आँखों में पाए जाते हैं, किसकी आँखों में पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया कि ओमेटिडियम जो कि आर्थ्रोपोडा जितने भी कीटें आती हैं उसमें सब में ना ओमेटिडियम पाए जाते हैं। ओमेटिडियम आँखें में जो कितने होते हैं? अभी 2000 होते हैं। अभी मैंने बताया कि 2000 होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ए स्तनियों में, बी कीटों में। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीटों में। बात की स्तनी जंतुओं में बाल किससे उत्पन्न होते हैं? उत्पन्न रचनाएं हैं, जिसे स्तनी जंतुओं में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एपिडर्मिस, बी मेजोडर्म से, और सी डर्मिस से, या डी एंडोडर्मिस से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिडर्मिस से, ऑप्शन नंबर ए। बात करें 56, मानव शरीर का समान ताप होता है लगभग कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम उसमें बात करें सेल्सियस में तो होता है 37 के लगभग 37 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खरगोश क्या है? एक आकशेरुकी है, एक पक्षी है, एक स्तनधारी है, एक सरीसृप है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एक स्तनधारी है ये। ऑप्शन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध ग्रंथियाँ किन जंतु समूह में पाई जाती है? जो हमारी दूध ग्रंथियाँ होती हैं इन किन जंतुओं के समूह में पाई जाती हैं? जैसे स्तनी में पाई जाती हैं, आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं, पक्षी में पाई जाती हैं, सरीसृप में पाई जाती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को पेप्टोन में, जो हमारा प्रोटीन है उसी पेप्टोन में बदलने वाले एंजाइम को क्या एंजाइम के नाम हैं? जो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए कौन से एंजाइम मतलब काम में आते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। अगर हम बात करें कि जो वसा का वसीय अम्ल में बदलता है तो हो जाएगा लाइपेज होता है। तो इसका भी जवाब हो गया। खरगोश में सेलुलोज का पाचन क्रिया कहाँ होती है? सेलुलोज का पाचन क्रिया कहाँ होती है? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में खरगोश में सेलुलोज का पाचन कहाँ होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, केंचुए का शरीर का भूरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो एक हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, पोरफायरिन के कारण, वर्तुल पेशी कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोरफायरिन वर्णक के कारण हो जाएगा। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 62 की, तो केंचुए में क्लाइटेलम किस खंड में पाए जाते हैं? तभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि केंचुए में क्लाइटेलम 14, 15 और 16 खंड में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें यहाँ पर नोट है, क्लाइटेलम जनन के समय अंडों के चारों ओर श्लेष्म व एल्बुमिन तथा अंडकवच
स्रावित करके अंडों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो हमारे क्लाइटेलम होते हैं, ये अंडों के मतलब चारों ओर ना सिलियस कला कि एल्बुमिन तथा अंड कवच स्रावित करके जो अंडे होते हैं ना उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है? तो अभी मैंने बता चुके हैं कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है? तो हो जाएगा, अभी मैंने बताया हिपेरिन बताया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हिपेरिन। और अगर बात करें कि रक्त का धक्का बनने से मतलब अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त का धक्का अगर किस मतलब होता है ना कि रक्त विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता है ना, तो हमारे होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता है। बात की किस विटामिन की कमी से चर्मदाह या प्लेगरा रोग हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से हमारा चर्मदाह या प्लेगरा रोग हो जाता है? तो ये होता है B5 के में से, जो हमारा B5 होता है विटामिन B5, इसकी वजह से प्लेगरा रोग हो जाता है। अब बात करें और ये बताइए कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं? आप जवाब डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में, यकृत में, लीवर में या डी बी व सी दोनों में? तो पित्त का संग्रह तो होता है पित्ताशय में होता है, लेकिन निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और लीवर दोनों ही के नाम है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। खरगोश में कितने प्रकार के दंत पाए जाते हैं? तो जो हमारा खरगोश होता है उसमें कितने प्रकार के दंत पाए जाते हैं? तो मतलब दंत सूत्र देख लीजिए, एक होता है 20-33/10-23। कितने होते हैं इसमें? दोनों हो गया, पहले ICPM M, ये हो गया इंसीजर, कैनाई, प्रीमोलर, मोलर। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 2 8 8 ऊपर हो गया और प्लस 3 2 5 6 14, जो मतलब 14 हो गया। जो अगर जोड़ेंगे तो मतलब 14 प्लस 2 गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे की दांतों की बात करें तो यहाँ पर हो जा रहा है 14 × 2 हो जाएगा 28। हमारे जो दांत होते हैं 20 खरगोश में 20-33/10-23 होते हैं। अगर हम आगे बात करें और अगला क्वेश्चन है, खरगोश में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो हो जाएंगे 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें इंसीजर पाए जाते हैं, कैनाई अनुपस्थित रहता है, पेरीमोलर और मोलर पाए जाते हैं। बात करें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सूखा रोग, रिकेट किस विटामिन की कमी से होता है? जो सूखा रोग होता है, वो ये बताइए कि जो सूखा रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? प्लस ये भी बताइए कि कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो हमारा अब पहले देखिए सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, क्वेश्चन ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी दोनों। तो बता दें जो अभी मैंने पूछा कि किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल कहते हैं ना, तो विटामिन जो डी होता है उसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से सूखा भी रोग होता है जिसको रिकेट्स कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। खरगोश में दाएं एवं बाएं फेफड़ों में पिंडकों की संख्या होती है? तो हमारे जो खरगोश में दाएं पिंडकों की संख्या होती है पहले 4 × 2 मतलब 4 2 होती है दाएं और बाएं पिंडकों की संख्या। तो दाएं में 4 होती है और बाएं में 2 होती हैं। तो हमारा अगला आगे चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हमारे क्वेश्चन नंबर है 70। तो रुकिए, जो हमारा है 70, फेफड़ों के किस भागों में गैसीय विनिमय होता है? जैसे श्वसनियों में होता है, या फिर श्वसनिकाओं में होता है, या वायुनाल में होता है, या फिर वायु कोष्ठकों में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, वायु कोष्ठकों में होता है। ये अपन श्वसनियों में देखकर और फिर श्वसनिकाओं में देखकर आप लोग ये बता दें कि मतलब नाम है आ जाएगा। श्वासनाल में मतलब तो सिर्फ नाल होता है जिसकी मतलब द्वारा आता जाता है। बाकी किस गैसियों का विनिमय होता है ना, उस होता है वायु कोष्ठों के द्वारा होता है। और थायराइड उपस्थिति पाई जाती है तो हमारा लायरिंग्स में पाई जाती है। हमारा लायरिंग्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना भोजन को वायु नाल में जाने से रोकती है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंठ द्वार, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी एपिग्लॉस्टिक, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ग्रासनी, या फिर डी नीलकंठ। जो हमारा इसका जवाब है आप लोग इसको कमेंट में दीजिएगा कि मतलब जो कौन सी रचना भोजन को वायुनाल में जाने से रोकती है।
ऑप्शन ए कंठद्वार, ऑप्शन बी एपिग्लॉस्टिक, ऑप्शन सी है ग्रासनी, ऑप्शन डी है नीलकंठ। तो ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़े में वायु लेने और बाहर निकालने में सहायता करते हैं, कौन सी करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा कंठ तथा बोकाई, पसलियों की पेशियाँ प्लस डायाफ्राम। जो हमारा डायाफ्राम होता है ना, जो हमारा सीना होता है, जब हमारा सीना है, जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़ा, अगर हमारा फेफड़ा है, अब फेफड़े के बाद जो मतलब यहाँ पर होता है ना, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं, एकदम नीचे वाली जो हमारा नीचे होता है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं, इसी को हम डायाफ्राम कहते हैं। लगे पसलियाँ एवं इंटरकोस्टल पेशियाँ वाई कोष्ठ तथा श्वास नलिकाएँ होती हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पसलियों की पेशियाँ प्लस डायाफ्राम होती हैं, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 74, खरगोश में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारे खरगोश है उसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 जोड़ी, ऑप्शन डी 15 जोड़ी। तो हमारा जो खरगोश में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही। एक अणु ग्लूकोज से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक अणु ग्लूकोज से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 7.6 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी हो जाएगा 38 एटीपी, हो जाएगा 38 किलो कैलोरी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 38 एटीपी। 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जो 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पक्षी में, ऑप्शन बी स्तनधारी में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों में, या ऑप्शन डी सभी लाल रोधिक कणिकाओं में, सभी लाल रोधिक वाले जंतुओं में। तो कौन से किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्तनधारियों में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए व सी दोनों। निम्न में से कौन सा एक ऊतक है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन डी यकृत, ऑप्शन सी रुधिर, या ऑप्शन डी अग्नाशय। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रुधिर। आप लोग रुधिर की परिभाषा कमेंट में दीजिएगा कि रुधिर किसे कहते हैं, रुधिर की परिभाषा, जो कि कभी काल हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का धक्का बनने के लिए आवश्यक धनायन होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी जिंक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। हृदय की भित्ति को रक्त सप्लाई करता है, जो हृदय की भित्ति होता है उससे रक्त कौन सप्लाई करता है? जैसे ऑप्शन ए फुफ्फुस सिरा, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी क्रोनरी धमनी, या फिर ऑप्शन डी है ही नहीं इसमें, चलिए इनमें से कोई नहीं समझ लीजिए। तो हमारा जो हृदय की भित्ति को रक्त सप्लाई करता है वो क्रोनरी धमनी होता है। बात करें इसे एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है, तो जो एंजियोलॉजी का जनक है ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीन को, ऑप्शन सी हो जाएगा जेम्स ब्लेंडल को, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कि इसे एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी का जनक जो है वो विलियम हार्वे को कहा जाता है। और जो कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं इन्हें रक्त समूह का जनक कहा जाता है। और जो जेम्स ब्लेंड हैं, जो ये जेम्स ब्लेंड है इनको कहा जाता है रक्त परवाहन का जनक कहा जाता है, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन। अब बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 81। तो देखिए, स्तनियों में कितने प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं? जो स्तन होते हैं उसमें कितने प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक क्वेश्चन हमारे 2023 में यूपी कैटेगरी में पूछा गया था। मतलब कितने प्रकार के स्तनियों में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो हमारा ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है सी 3, ऑप्शन है डी 4। तो जो हमारा होता है कि रुधिर में कितने प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। बात करें स्तनियों की उत्सर्जी अंग हैं। बात करें 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क नलिका का भाग नहीं है? वृक्क नलिका का भाग नहीं है, तो ऑप्शन है हेनले लूप, ऑप्शन बी बोमेन नलिका, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन नहीं है, वृक्क नलिका का भाग नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यकृत। स्तनियों के उत्सर्जी अंग हैं, उस जो स्तन है उसका उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, इसे सब जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बी।
यकृत में यूरिया संश्लेषण होता है। जो हमारा यकृत होता है उसमें मतलब वो यूरिया संश्लेषण होता है किसके द्वारा? ग्लाइकोसिस द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा, ऑर्निथोलिन द्वारा, आर्नोथिन द्वारा होता है। इनमें से सभी, इन सभी, तो मतलब हमारा हो जाएगा किसके द्वारा होता है? तो आर्निथीन द्वारा, जो हमारा आर्निथीन द्वारा होता है। इससे मतलब यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। क्या होता है? हो जाएगा ऑर्निथीन द्वारा होता है। बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनिलिडा के अंतर्गत है? संघ एनिलिडा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन स्कैरिस तो होगा नहीं, कि हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केचुआ, क्योंकि ये होगा। और जो स्कैरिस है ये तो स्केलिहेल्मिन्थीज में आता है, अपनी तिलचट्टा तो आर्थ्रोपोडा में आता है, और ये तो जंतु में आता, उसमें आता है। और बात करें हम गंदी कीट, जो गंदी कीड़ा होता है नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे ज़्यादा गंदी कीड़ा ये मतलब ना धान का महत्वपूर्ण कीट है, मतलब धान का सबसे हानिकारक कीट है गंदी कीट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की फसल में। समतापी जंतु किन किन वर्गों में रखे गए हैं? तो हमारे जो समतापी जंतु हैं किन किन वर्गों में रखेंगे? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी पक्षी वर्ग, ऑप्शन सी स्तनी वर्ग, ऑप्शन डी दोनों, बी व सी दोनों। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बी व सी दोनों। आगे चलते, सेंट्रोमियर गुणसूत्र का एक भाग है जो सहायता करता है। जो सेंट्रोमियर एक गुणसूत्र का भाग है जो सहायता करता है तर्क तंतुओं के निर्माण में, गुणसूत्रों के प्रचलन में। ऑप्शन सी केंद्रीय तर्क के निर्माण में, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम के विभाजन में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों के प्रचलन में। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 89, मतलब क्वेश्चन नंबर 89, प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण किस चरण में प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है तो जीवन में प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन की सहायक हैं? तो हो जाएगा ए गाल्गी कॉय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रियोल, अंतःपरिधीय जालिका। तो अंतःपरिधीय जालिका तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन? सेंट्रियोल। अब बात करें हम आगे क्वेश्चन नंबर 91, तो कोशिका चक्र के एस प्रवस्था, जो यस प्रवस्था होता है, ये तो यस का तात्पर्य क्या है? तो जो यस प्रवस्था इसमें इसका तात्पर्य क्या है? तो मतलब सिरनिप्स होता है या फिर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। जो या तो मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिरनिप्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनेप्थिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेमी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिमिलर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्थिस। अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे मियोसिस भी कहते हैं, उसकी एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 पुत्री कोशिकाएं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, इनका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों ने टाइम निकाल के वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाए रखें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।